बच्चों हम हमारी पुस्तिका का 5वीं इकाई के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका। ये जो इकाई है इसके तहत 2 अध्यायों को अध्ययन किया जाएगा। अध्याय 9 है जिसमें हम जन सुविधाओं के बारे में चर्चा करेंगे, और जो अध्याय 10 है जिसमें हम कानून और सामाजिक न्याय प्रदान करने के अंतर्गत सरकार की क्या भूमिका होती है। आज हम बात कर रहे हैं अध्याय 9 की जिसका नाम है जन सुविधाएं। तो इस अध्याय को हम कुल 3 भागों में पूरा करेंगे, और आज के इस प्रथम अध्याय के तहत हम जन सुविधाओं की बात करेंगे कि जन सुविधाएं क्या होती हैं और कौन कौन सी सुविधाएं इसके अंतर्गत आती हैं। इस पूरे अध्याय में बच्चों मुख्य रूप से जो चर्चा की गई है वो है जल के ऊपर, यानी कि जो जलापूर्ति होती है या जल का जो अधिकार होता है। सामान्य रूप से ये जो जन सुविधा होती है जल की, ये सबसे महत्वपूर्ण जन सुविधा क्यों मानी जाती है, इन सभी बातों पर आज हम इस भाग के तहत चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों कुछ तस्वीरों के माध्यम से। यहाँ पर आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, और ये तस्वीरें हैं चेन्नई जो शहर है उसकी। चेन्नई शहर के विभिन्न इलाकों की कुछ तस्वीरें हैं। सबसे पहले आपको जो तस्वीर दिख रही है ये अन्ना नगर की है। इनकी जो इस अन्ना नगर के अंदर ये रहते हैं, यहाँ पर 24 घंटे जलापूर्ति होती है बच्चों। इसीलिए आप देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर यहाँ पर गाड़ी को पानी से धोया जा रहा है। साथ में यहाँ पे बहुत सारी हरियाली आपको नज़र आ रही है। अगर राम गोपाल जी को ऐसा लगता है कि उनके घर में अगर पानी नहीं आ रहा है तो वो नगर निगम के आला अधिकारियों को फ़ोन करते हैं और वहाँ पर तुरंत पानी की व्यवस्था हो जाती है। जो दूसरी तस्वीर बच्चों आप देख रहे हैं वह दूसरी तस्वीर है मेलापुर की। मेलापुर भी शहर का वो हिस्सा है जहां पर जलापूर्ति कम की जाती है, यानी प्रति 2 दिन के अंतर्गत यहां पर जल की पूर्ति होती है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि जो सुब्रमण्यम है वो जब 2 दिन के अंतर्गत पानी आ रहा होता है तो पीने के पानी की यहां पर कमी रहती है। इसीलिए यहां पर जो टैंकर मंगवाए जाते हैं, पानी के टैंकर मंगवाए जाते हैं, और पानी के टैंकर के माध्यम से पीने के पानी की सप्लाई की जाती है। तीसरा जो चित्र देख रहे हैं बच्चों ये है मणिपाकम का। प्रति 4 दिन में जल की पूर्ति होती है, इसलिए यहाँ पर जल का बहुत अभाव होता है। इसीलिए शिवा क्या करता है, अपने परिवार को भी चेन्नई में नहीं ला पा रहा है। साथ ही पीने के पानी के लिए जो बोतल की व्यवस्था की जाती है, यानी बाहर से जो बोतलें मंगाकर शिवा पानी पीता है। चौथा आप चित्र देख सकते हैं बच्चों, ये जो चित्र है ये सेदापेट कस्बे का है। सेदापेट कस्बा एक ऐसा कस्बा है जहां पर झुग्गी झोपड़ियों के लोग रहते हैं, यानी कि जो कच्ची बस्ती के लोग रहते हैं, और पद्मा भी उन्हीं में से एक नौकरानी का काम करने वाली महिला है। और यहां पर जलापूर्ति नहीं की जाती है, यानी कि हर मकान में व्यक्तिगत रूप से जल की सुविधा नहीं प्राप्त है, बल्कि यहां पर पूरी कॉलोनी का एक ही शौचालय, एक ही नल की व्यवस्था है, जहां पर लोग घंटों लाइन में लगकर जल प्राप्त करते हैं और कुछ बाल्टियां ही यहां पर प्राप्त की जाती है। बच्चों इन चारों चित्रों के माध्यम से आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि जो जल का वितरण है वो शहर के हर कस्बों में अलग अलग है। अगर हम बात करते हैं अन्ना नगर की, तो अन्ना नगर में बच्चों ये जो जल की आपूर्ति है ये प्रति व्यक्ति लगभग 80 बाल्टी होती है। यानी कि जहाँ पर बड़े शहरों के अंतर्गत जो उच्च आर्थिक रूप से जो स्तर में जो लोग उच्च होते हैं वहाँ पर अगर जल की प्राप्ति की बात करते हैं तो जलापूर्ति 80 बाल्टी प्रति व्यक्ति है। और यह स्तर गिरते गिरते लास्ट में जो सेदापेट जहाँ पर गरीब जनता रहती है वहाँ पे प्रति व्यक्ति ये जो 18 लीटर तक, यानी कि जो प्रति व्यक्ति 8 लीटर तक बात आकर टिक जाती है। तो इस पूरे चित्रों के माध्यम से बच्चों आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे कि जो जल है एक मुख्य मुद्दा है, यानी कि एक ऐसी जन सुविधा है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होती है, यानी कि ये जल का एक अधिकार होता है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होता है। तो जल का ये अधिकार होता क्यों है, यानी कि जीवन के लिए जल की आवश्यकता इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है बच्चों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जल हमारे भोजन का हिस्सा होता है, यानी कि मूलभूत हमारी आवश्यकता होती है। और अगर इसी जल के अंतर्गत
अशुद्धता हो, यानी कि ये पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हो, साथ ही इसकी पहुंच कम हो, यानी कि कम मात्रा में हमें मिल रहा हो, तो इससे बहुत सारी जीवन की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनमें बीमारियां भी होती हैं। विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती है अशुद्ध जल को पीने के कारण होती हैं, जिससे सामान्य जनता का जो जीवन का अधिकार होता है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, उसका हनन होता है। तो बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जीवन के अधिकार के रूप में पानी महत्वपूर्ण क्यों होता है, क्योंकि दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है, हमें जल की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि जितने भी हम कार्य करते हैं घर के, वो सभी जल से संबंधित होते हैं। नहाना, धोना, पीना, खाना, जो भी कार्य होता है वो किसके आधार पर होता है, जल की पूर्ति के आधार पर होता है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो दैनिक जरूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। दूसरी बात, स्वच्छ जल जो होता है उसका उपयोग बीमारियों से बचाव करता है, इसलिए भी जल का अधिकार होता है कि शुद्ध जल हमें प्राप्त हो। गंदे पानी के सेवन से अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत के अंदर दस्त, पेचिश, हैजा जैसी जो बीमारियां हैं वो बाकी देशों से काफ़ी उच्च हैं, क्योंकि भारत के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में या कोई जो अल्प स्तर के जो क्षेत्र हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र हैं, वहाँ पर जलापूर्ति की यह समस्या बहुत अधिक है, जिससे लोगों को अशुद्ध जल पीना पड़ता है, और इस कारण इन बीमारियों का स्तर भारत में अति उच्च है। और इन बीमारियों से मरने वालों की संख्या लगभग बच्चों प्रतिदिन 1600 के लगभग होती है, और इनमें बच्चों की जो संख्या होती है, यानी कि जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनकी संख्या अधिक होती है। तो इस प्रकार से हम बच्चों इन सब समस्याओं के कारण हम ये मानते हैं कि जो जल है वो जीवन का एक मुख्य अधिकार है, और इस मुख्य अधिकार के तहत बच्चों प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध जल और साथ साथ में इसकी पूरी उपयोगिता या पूरी पहुंच इसकी होना जरूरी होती है, यानी कि सभी व्यक्तियों को जल की आपूर्ति, शुद्ध रूप से पीने के जल की आपूर्ति होना आवश्यक होती है। इसी जल के अधिकार के तहत हमारे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसने भी यूएनए के द्वारा कुछ हमारे पूरे विश्व के देशों के लिए सतत विकास के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, और यहाँ पर आप जो चित्र देख रहे हैं वह चित्र भी सतत विकास लक्ष्य का 6 नंबर का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके अंदर जल और स्वच्छता का जो उद्देश्य रखा गया है, यानी कि सारे विश्व के देशों में 2030 तक इन उद्देश्यों को प्राप्त करना जरूरी है। इसके अंतर्गत भी बच्चों यूएनए के द्वारा जल का अधिकार की जो बात कही गई है, इसमें कहा गया है कि जल का अधिकार का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य भौतिक रूप से पहुंच के भीतर और सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए। यानी कि ये सिर्फ भारत देश की ही समस्या नहीं है, बल्कि भारत जैसे अन्य देशों की भी समस्या है। इसीलिए यूएनओ के माध्यम से इसे सतत विकास के एक उद्देश्य के रूप में भी रखा गया है, और इसकी प्राप्ति के लिए सभी देशों के जो लोग हैं वो निरंतर प्रयासरत हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान में भी जल का अधिकार का वर्णन किया गया है, यानी कि जल के अधिकार को भारतीय संविधान के तहत जीवन के अधिकार के तहत ही सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 21 जो हमारा है वो ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, और जीवन के तहत स्वास्थ्य की भी बात आती है, जिसमें स्वास्थ्य होना चाहिए अच्छा वाला। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी होता है, जल की भी शुद्धता की जरूरत होती है। इसीलिए जल को भी जीवन के अधिकार के तहत ही रखा गया है। जल का अधिकार का अर्थ का मतलब यह होता है कि जो पानी होती है, शुद्ध पानी होता है, उस पानी की सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। सार्वभौमिक से तात्पर्य क्या होता है, सभी लोगों तक, यानी कि शुद्ध जल की जो पूर्ति होगी वो सभी लोगों तक होगी। यानी अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। तो इसको हम क्या कहते हैं, जल का अधिकार। यानी कि जल के अधिकार को हम दोबारा से अगर देखते हैं तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि पानी तक सार्वभौमिक पहुंच को ही जल का अधिकार कहा जाता है, जिसमें अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। तो इस जल के अधिकार के तहत ही बच्चों हम इस पूरे अध्याय में चर्चा करेंगे
कि इसमें सरकार की क्या भूमिका होती है, यानी कि जो जल की जन सुविधाएं होती हैं उनमें सरकार क्या भूमिका निभाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जल के अधिकार के लिए न्यायालयों में याचिकाएं की गई हैं, जनहित याचिकाएं। और जनहित याचिका में मौलिक अधिकारों के हवाले से 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में महबूब नगर के एक किसान ने यह जनहित याचिका दायर की कि महबूब नगर के अंतर्गत जो अशुद्ध जल की जो खपत ज़्यादा हो रही है, जिससे वहाँ के किसानों को उनकी ज़मीन की अनुपजाऊता की समस्या पैदा हो रही है, साथ ही वहाँ के लोगों में बहुत अधिक बीमारी फैल रही है। तो इसलिए एक किसान ने, महबूब नगर के रहने वाले उस किसान ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। और बच्चों, इस जनहित याचिका की सुनवाई में जो न्यायालय के न्यायाधीश थे, उन्होंने महबूब नगर के कलेक्टर को ये आदेश दिया कि वह प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 25 लीटर शुद्ध पानी की आपूर्ति करे। तो इस प्रकार से बच्चों हम देखते हैं कि जो सरकार है, साथ में जो कानून है, न्यायालय है, ये जल की शुद्ध आपूर्ति के लिए, यानी कि जल के अधिकार को बनाए रखने के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाती हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों, जल के अलावा ऐसी कौन कौन सी जन सुविधाएं हैं जो कि जिनको पूरा करना सरकार का महत्वपूर्ण कार्य होता है। यहाँ हम जन सुविधाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जन सुविधाएं कहते किसे हैं। यानी कि जन सुविधाओं से तात्पर्य होता है कुछ ऐसी मूलभूत सुविधाएं। मूलभूत सुविधाओं से तात्पर्य बच्चों ये होता है कि जो जीवन जीने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है उसे मूलभूत सुविधाएं कहते हैं। जैसे जीवन के लिए भोजन अति आवश्यक होता है, भोजन के अंतर्गत पानी भी आता है। अगर हम यह नहीं लेंगे तो हम पूरी तरीके से जीवित नहीं रह सकते। साथ ही हमें आवास की ज़रूरत होती है, यानी मूलभूत सुविधाओं में आवास भी आता है, कपड़े आते हैं। यानी कि मूलभूत सुविधाएं वो सुविधाएं होती हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए, जीवन के लिए जो अति महत्वपूर्ण होती हैं, यानी जिनके बिना वह अपना जीवन यापन बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। तो ऐसी मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं, जैसे पानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा जिसमें विद्यालय और कॉलेज आते हैं, बिजली और परिवहन। इन सब चीज़ों को हम जन सुविधाएं कहते हैं। यानी कि जन सुविधाएं क्या होती हैं? जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो ही जन सुविधाएं कहलाती हैं, जिसमें पानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, बिजली, परिवहन आदि सभी चीज़ें आती हैं। तो आप इसके अंतर्गत बच्चों एक बात जन सुविधा की ये भी होती है कि एक मुख्य विशेषता इनकी ये होती है कि ये जो जन सुविधाएं होती हैं वो एक बार प्रदान की जाती हैं तो उसके बाद में इनका उपयोग बहुत सारे लोग करते हैं, यानी बहुत बड़ा जन समूह है इनका उपयोग करता है। उदाहरण के लिए अगर हम हमारे विद्यालय को लेते हैं कि हमारा विद्यालय है, हमारे विद्यालय की जो बिल्डिंग बनाई जाती है वह बिल्डिंग बनाकर उसकी जो भी भौतिक सुविधाएं होती हैं वो एक बार प्रदान कर दी जाती हैं। फिर उसके बाद में वह कई सालों तक वहाँ पर बच्चे पढ़ते रहते हैं, समाज के अंदर सुविधाएं प्रदान करते रहते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार की सुविधाएं विद्यालय से प्राप्त होती हैं। वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे कर्मचारी कार्य करते हैं, वहाँ के जो निम्न स्तर के लोग होते हैं जो कि वहाँ पर सफाई का कार्य करते हैं, यानी बहुत सारे लोग उस विद्यालय से रोजगार भी प्राप्त करते हैं, साथ में शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त करते हैं। इसी तरीके से बच्चों आप बिजली वितरण को ले सकते हैं। बिजली वितरण में भी एक बार पूरी व्यवस्था की जाती है, फिर उस बिजली वितरण के माध्यम से अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से उसको कार्य में लेते हैं। यानी कि कुछ लोग बिजली के माध्यम से कोई दुकानें चलाते हैं, किसान जो होते हैं बिजली के माध्यम से मोटर कार्य कर लेते हैं, यानी मोटर से पानी देते हैं। तो इस प्रकार से बिजली वितरण में भी बहुत सारे लोगों का उसमें लाभ छुपा होता है। तो जन सुविधाओं की एक तो विशेषता ये हो गई कि ये जो जन सुविधाएं हैं ये मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं, जो मूलभूत आवश्यकता होती हैं उन पर निर्भर करती हैं। दूसरी बात बच्चों ये होती है कि जन सुविधा के अंतर्गत एक बार उसका निर्माण कर दिया जाता है, उसके बाद बहुत सारे लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों विशेषताओं के आधार पर हम जन सुविधाओं को कौन कौन सी जन सुविधाओं के ले सकते हैं, जैसे पानी हो गया, भोजन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई और साथ में परिवहन और बिजली वितरण, ये सारी चीज़ें
जन सुविधाओं के अंतर्गत आती हैं। तो बच्चों ये जो जन सुविधाएं हैं ये हमारे भारत देश में किस प्रकार हैं, यानी कि भारत में इनकी स्थिति क्या है। इन भारत के अंतर्गत अगर हम देखते हैं बच्चों तो ये जो जन सुविधाएं हैं इनका वितरण पर्याप्त नहीं है। वितरण पर्याप्त का मतलब यानी वितरण में असमानता देखी जाती है, यानी कहीं पे तो बहुत अधिक रूप से इनकी सुविधा प्राप्त है, विभिन्न प्रकार की जन सुविधाएं प्राप्त हैं, जबकि किसी दूसरे क्षेत्र में ही इन जन सुविधाओं का अभाव है। इसके लिए आप देख सकते हो कि जो शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र के अंतर्गत जो जन सुविधाएं हैं जैसे बिजली है, सड़क है, जलापूर्ति है, ये गांवों की बजाय अधिक होती है। इसी तरीके से अगर हम एक शहर के अंदर देखें, एक शहर में भी जो कुछ कॉलोनियां होती हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग जहां पर रहते हैं और वो कॉलोनियां जहां पर जो निम्न आर्थिक स्तर वाले लोग रहते हैं, उनमें भी इन जन सुविधाओं का आप वितरण में असमानता देख सकते हैं। जैसा कि हमने एक चित्र के अंतर्गत देखा था कि चित्र के अंतर्गत एक जगह तो पद्मा थी, वह कम जल का उपयोग कर रही थी, दूसरी तरफ जो कि सुब्रमण्यम थे और साथ में राम गोपालन थे, वो अधिकारी थे, वो जल का पूरे 24 घंटे उपयोग कर रहे थे। तो ये वितरण की असमानता हमारे देश में होती है। साथ ही शहरों में, गाँवों और कस्बों में इन सुविधाओं की स्थिति और भी खराब है। संपन्न लोगों की बजाय गरीब बस्तियों में सेवाओं की स्थिति कमजोर है। तो बच्चों इस प्रकार से इस भाग के तहत हमने ये जाना कि जो जन सुविधाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती है। मुख्य रूप से हमने चर्चा की पानी की, यानी कि क्योंकि पानी एक ऐसी सुविधा के अंतर्गत आता है जो हमारे जीवन के अधिकार के तहत आता है और सभी लोगों को पानी की शुद्धता के साथ में पर्याप्त रूप से प्राप्त होना, सस्ती दरों पर प्राप्त होना अति आवश्यक होता है। तो इन सब के बाद में जो अगले अध्याय में हम बच्चों ये देखेंगे, ये जानेंगे कि सरकार इन जन सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने में क्या भूमिका निभाती है, यानी कि सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है इनको लोगों तक, सामान्य जनता तक पहुंचाने की। अगर ये जन सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं तो उनके साथ में जो न्याय नहीं हो पाता है, उसके लिए संविधान के माध्यम से कौन कौन से कानूनों की बात की गई है और कानूनों का निर्माण किया जाता है, ये सब हम इससे अगले वाले भाग के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो बच्चों ये वाला, इस अध्याय का ये भाग यहीं पर समाप्त होता है। अगले भाग में मिलेंगे जन सुविधाओं में सरकार की भूमिका के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।